तो अगर कोई भी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं हम, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर्मिक एसिड भी शो करेगा। KMnO4 3 हो गए अपने पास, एक KMnO4 कोल्ड, एक हॉट, है ना, वो तो मेंशन रहते हैं। और अल्कोहल में सिंपल KMnO4 लिखा है, मतलब हम क्या लेंगे, रूम टेम्परेचर। ऐड करके हमने ये बना लिया। अब आपको ये बताना है कि ये जो इंटरमीडिएट है ना, मतलब अपन ऐसे समझ सकते हैं ना कि ये पाई बॉन्ड O पे शिफ्ट किया, तो O पे चार्ज कौन सा है, माइनस। तो देखो यहाँ से क्या बना, देखो ये पाई बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बन गया ना, और ये H यहाँ O पे लग गया, एडिशन हो गया, ये एल्डिहाइड बन गया। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर CrO3 वाटर होगा ना, डाइल्यूट, तो फिर मैकेनिज्म यहाँ से आगे डायोल बनेगा और इसमें H2 निकाला तो ये ऑक्सीडेशन होकर एसिड बन गया। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है, कोई गेन करता है ना, ये लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो जितना एक्टिवेटेड रिंग होगा उसका रिंग का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आ जाओ भाई, वो 2-4 बच्चे और खड़े हैं, उनको पकड़े ले आते। 11वीं वाले हैं। हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, बैठो। अरे यार तारीफ नहीं करोगे, इतनी भयंकर बारिश के बीच में आया मैं। बाहर देख रहे हो, बारिश देख रहे हो, देखो इतनी तेज बारिश की, मतलब तुम खिड़की से देख लो। क्या हुआ, बारिश नहीं, लेकिन मेरे को घर से यहाँ आने में मतलब, अरे यार खड्डे नहीं होते क्या रोड पे? वैसे मैं घर से नहीं आया, नीचे वाले फ्लोर से आया हूँ, है ना। चलो, क्या क्या होमवर्क बना के लाए? अब तो 4-5 दिन की छुट्टियां आ रही है तुम्हारी, कैसा फील कर रहे हो? कितने लोग घर जा रहे हैं छुट्टियों में? बहुत बढ़िया। कितने लोग कोटा के नहीं हैं और फिर कोटा में ही रह रहे हैं, घर नहीं जा रहे? अच्छा। कितने लोग हैं आज जिनके पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं? अच्छा। कितने लोग ऐसे हैं जिनके ना तो पेरेंट्स आ रहे हैं ना वो जा रहे हैं? तुम एक दूसरे के वहां चले जाना भाई, ठीक है ना? ठीक है भाई, सब खुश रहेंगे एकदम। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। कितने क्लास टेस्ट कितने बना के लाए? कितने टेस्ट बना के लाए? अच्छा, वो छुट्टियों वाला होमवर्क था क्या? अच्छा अच्छा, वो तुमने समझा होगा छुट्टी के बाद करना है ना? समझ गया। चलो आज का हेडिंग लगाओ फिर। अब हम आज पढ़ेंगे अल्कोहल के ऑक्सीडेशन। देखो जरा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अरे भाई मुस्कुरा रहा है, लेवल 1 क्वालिफाई कर रहे हो तुम, इसको बुलाना जरा। लेवल 1 याद है ना क्या है? बाल बचे हो तुम यार भी, ठीक है। हाँ भाई, लिखा सबने? पहले लिखो जरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये बताओ, एल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे ना तो क्या बनेगा बताओ? एल्केन का ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनता है। फॉरवर्ड इज ऑक्सीडेशन एंड बैकवर्ड इज रिडक्शन। ऐसे ये बताओ, 1 डिग्री अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा बताओ? एल्डिहाइड। फॉरवर्ड ऑक्सीडेशन और बैकवर्ड क्या है? रिडक्शन। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आगे क्या बनेगा बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉरवर्ड ऑक्सीडेशन और बैकवर्ड क्या है हमारा? रिडक्शन। इसको लिखो जरा। तो आज का थोड़ा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिक बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी।
तो जो एब्सेंट रह गए हैं उनको मैं आज ही लिंक दूंगा, तो उनको बोलना आज ही देख ले। यानी अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना, तो 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा? एसिड में। और अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो 1 डिग्री किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में, है ना। एल्केन से अल्कोहल बनता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड। ऐसे अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल हो और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? इससे अल्फा से H निकलेगा और ऑक्सीजन से H निकल के कीटोन बनेगा ना भाई। तो फॉरवर्ड इज ऑक्सीडेशन एंड बैकवर्ड इज रिडक्शन। अच्छा बताओ, क्या मैं इस रिएक्शन को, फॉरवर्ड रिएक्शन को डिहाइड्रोजिनेशन कह सकता हूं क्या? क्या ये सेकेंड वाली रिएक्शन डिहाइड्रोजिनेशन है या नहीं है? बताओ, है ना ये डिहाइड्रोजिनेशन। बताओ कैसे है डिहाइड्रोजिनेशन? हाँ, H2 निकल रहा है ना इसमें, और अपन बैकवर्ड भी कर सकते हैं। यहां पे अगर H2 ऐड करेंगे तो कीटोन से क्या बन जाएगा? हमारा अल्कोहल। समझे आप? फॉरवर्ड इज डिहाइड्रोजिनेशन। अच्छा अब ये बताओ कि ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये बताओ कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता है? हाँ, ऑक्सीडेशन कब हो रहे हैं? देखो यहां से H निकला और अल्फा से H2 निकल गया ना, वो ऑक्सीडेशन हुआ। यहां भी अल्फा से H निकला, H2 निकल गया। क्या इस पे अल्फा पे हाइड्रोजन है? नहीं है। तो बताओ 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा H। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन होने के लिए कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ अल्फा H। इसको लिखो एक बार। फॉरवर्ड रिएक्शन इज अवर ऑक्सीडेशन एंड बैकवर्ड इज अवर रिडक्शन। Not undergo oxidation due to absence of alpha H, है ना। अच्छा एक चीज और लिख लो कि जैसे अगर हम रिएक्टेंट मीथेन से स्टार्ट करें ना, तो बताओ मीथेन का माइल्ड ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? मिथेनॉल। मिथेनॉल का माइल्ड ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनेगा। और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड। और वो कौन सा एसिड बनेगा बताओ? फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड का भी फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। तो बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है आपको? एल्डिहाइड टाइप। वैसे एल्डिहाइड है नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो एसिड है ये, लेकिन ये एल्डिहाइड टाइप ग्रुप है ना, मतलब इसमें थोड़ी प्रॉपर्टी एल्डिहाइड की भी शो करता है ये। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है बताओ? एसिड। मैंने राइट वाले, इस लेफ्ट वाले एल्डिहाइड का एसिड बना लिया। ये कार्बोनिक एसिड है, इससे वाटर निकलेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में। तो देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना। कार्बन का जैसे अपन ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, +4 तक चला गया वो। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो फॉर्मिक एसिड है ना, ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो बताओ फॉर्मिक एसिड इजीली ऑक्सीडाइज क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर फॉर्माइल ग्रुप है। तो अगर कोई भी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं हम, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर्मिक एसिड भी शो करेगा, है ना। जो भी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है ना एल्डिहाइड की, वो फॉर्मिक एसिड भी शो करेगा। और उसका रीजन है कि इसके पास फॉर्माइल लाइक ग्रुप है। समझ गए आप? और अगर हम H की जगह पे मान लो मिथाइल होता, तो एसिटिक एसिड होता, तो फिर फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होंगे उसके। समझे आप? तो इसको लिखो जरा। फॉरवर्ड इज ऑक्सीडेशन एंड बैकवर्ड इज रिडक्शन। तो पहले वाले एग्जाम्पल में और इस वाले एग्जाम्पल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? पहले मैंने H की जगह R लिया था, तो एसिटिक एसिड पे रिएक्शन स्टॉप हो गई। तो मीथेन का अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट CO2 है, तभी तो हम कंबसन करते हैं ना, तो CO2 बनाते हैं उसको।
दोनों के लिए ताली बजाओ। बारिश में आई थी, भयंकर बारिश में, बाढ़ के बीच में पानी से तैर के आए हैं एकदम। कल तो ऐसा हुआ, कलेक्टर का ऑर्डर आया था कि भाई स्कूल बंद रहेगी, और है ना वो था कि भाई भारी बारिश होगी कोटा के अंदर। तो मैं तो सुबह सो गया, मैंने कहा भारी बारिश होनी है, आज तो लेट उठा है ना। तो बाहर देखा कि तेज धूप हो रही थी, तो मतलब एकदम प्रेडिक्शन ही उल्टा आया। स्कूल में ऐसे अनएक्सपेक्टेड छुट्टी होती थी ना, बड़ा मजा आता था यार, उसकी खुशी लाइफ टाइम रहती है। मतलब एक बार हम स्कूल तैयार होके गए, 4th-5th की बात होगी, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे ना, वो बीच में ईरान के लोग थे, वो स्कूल चलाते थे, है ना, फॉरेनर थे। उनके रिलेशन में किसी की डेथ हो गई, तो उन्होंने स्कूल की छुट्टी कर दी, और स्कूल के गेट पे गए और पता चला कि स्कूल की छुट्टी हो गई। तो पहले तो ऐसे मौन धारण किया 5-10 सेकंड तो, लेकिन मौन तो बाहर से धारण किया। मतलब आदमी यार कैसा होता है यार भाई, मतलब बड़ा गिल्ट फील हो रहा है अब सोच के ही कि बाहर से तो मौन धारण किया और अंदर ही अंदर इतनी खुशी कि आज तक मेंटेन है। क्या भाई लिख लिया सबने? वहां नीचे लिखो आप कि फॉर्मिक एसिड इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन ड्यू टू फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्मिक एसिड easily undergo oxidation due to formyl group. क्या हो गया, चेहरा नहीं दिख रहा है। लिख लिया सब लोगों ने? अब एक टेबल बनाओ छोटी सी। आपको यहां बनाना है अल्कोहल, और फिर यहाँ लिखना है KMnO4, कुछ नहीं लिखा है, मतलब KMnO4 एट रूम टेम्परेचर। फिर लिखना है आपको K2Cr2O7, फिर लिखना है आपको S2CrO4, और फिर लिखना है आपको CrO3 डाइल्यूट H2SO4। ये सब के सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। और इस तरफ आपको लिखना है 1 डिग्री अल्कोहल, यहां बनाना है 2 डिग्री अल्कोहल, और यहां बनाना है 3 डिग्री अल्कोहल। अब बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। मैंने आपको पहले से बता दिया कि ये चारों जो हैं ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बताओ। ये सब के सब स्ट्रांग है, मजबूत है, हमारे सिंगाने जी की तरह। ठीक है, सिंगाने जी आए क्या? चलो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बनेगा बताओ? एसिड। और यहां पे भी क्या बनेगा? एसिड, एसिड एंड एसिड। सिंगाना जब पीछे से ध्यान रखना, कोई बात करता हुआ नजर आए तो लेवल 1 प्रमोट करना है, उसको छोड़ना नहीं है अपने को, है ना। सिंगाना जी आज से क्लास के मॉनिटर हैं पीछे वाली बेंचों के लिए। बनाओ जरा। और 2 डिग्री अल्कोहल में क्या बनेगा बताओ? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा कीटोन, है ना। 2 डिग्री में तो कीटोन बनना है, चाहे माइल्ड हो चाहे स्ट्रांग हो। अब बताओ लास्ट वाला हमारा कौन सा डिग्री का अल्कोहल है बताओ? 3 डिग्री। 3 डिग्री में क्या होगा बताओ? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। व्हाई नो रिएक्शन? एब्सेंस ऑफ अल्फा एच। बनाओ उसको। मतलब हमारी ये पहली टेबल है जिसमें मैंने सभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक साथ लिख दिए। टीचर का ना स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था ना, तो हमारे स्कूल में म्यूजिक क्लास होती थी, तुम्हारे भी होती होगी, है ना। मैं कॉन्वेंट स्कूल में था, मतलब बढ़िया स्कूल में पढ़ता था, तो बढ़िया, मतलब जहाँ हम गए वही बढ़िया ना, ठीक है।
तो इस म्यूज़िक की क्लास होती थी और 2-3 और सैटरडे को हाउस भी होते थे ना। तो वो म्यूज़िक की जो क्लास की लेडी थी, ओल्ड लेडी थी थोड़ी, और वो बहुत डिसेंट थी, क्योंकि म्यूज़िक वाले देखा होगा जनरली बोलते बहुत सॉफ्ट है वो, है ना, और वो होते भी सॉफ्ट है, म्यूज़िक वाले लोग अच्छे होते हैं। तो वो है ना प्रैक्टिस करवाई थी, वो सारे गा मा पा धा नि से है ना, वो उसके लंबे लंबे ऐसे बोलती थी, स 4 बार ऐसा सांस भरो, स, फिर ऐसे बोलती थी स सा रे 4 बार, सा रे ऐसे, फिर सा रे ग 4 बार ऐसे, सा रे ग ऐसे होता था। तो मैं खूब अच्छे से प्रैक्टिस करता था, है ना। तो वो मेरे को बोली कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, मतलब तुम्हारा सुर अच्छा है। अब मैं छोटा सा था, बात पूरी कर लूँगा पहले, ठीक है। तो वो टीचर ने मेरे को बोला कि तुम अच्छा गाते हो। उसके बाद मैं भूल भुला गया, उन्होंने मेरे को एक बार आकाशवाणी में लेके गए, वहाँ चुटकुले उटकुले का प्रोग्राम था, एक चुटकुला भी सुनाया मैंने, है ना। तो मतलब काफ़ी लाइमलाइट हुआ। तो काफ़ी टाइम बीत गया, वो मैडम तो चली गई, है ना, साल भर बाद क्लास भी बंद हो गई म्यूज़िक की। 7th 8th के बाद पता नहीं क्या पढ़ाते थे, समझ नहीं आया मेरे, ठीक है। तो फिर है ना, लेकिन उसका जो स्टेटमेंट था ना कि तुम अच्छा सुर लगाते हो, आज तक मेरे को फील होता है कि यार मतलब मैं कहीं ना कहीं अच्छा गाना गा सकता हूँ। मैंने आज तक गाया नहीं, अरे तो मेरी बात को सुनो पहले। मतलब टीचर का जो स्टेटमेंट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं जनरली बच्चों को डांटना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उसके दिल दिमाग में एक टीचर का स्टेटमेंट लाइफ टाइम रहता है। लेकिन क्योंकि ज़माना बदल गया है, बच्चे मिसयूज़ करते हैं उनका, है ना। तो मैं डांटता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वैसे मेरा नेचर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बच्चे ना फिर टीचर में डिस्टेंस हो जाता है, फिर वो खुल के बोलते नहीं है ना। फिर एक अजीब सा माहौल रहता है, तो मेरे को अच्छा लगता है वो। लेकिन मैंने देखा बच्चे आज के उसका मिसयूज़ करने लगते हैं। टीचर कुछ कह नहीं रहा है तो बात करने लगेंगे, वो करने लगेंगे, चाहे डिस्टर्ब हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे को 3 रूल लाने पड़े। मैं कभी 3 रूल लाता नहीं हूँ, मतलब 20 साल से हो गए मेरे को कोटा में। अनफॉर्चुनेटली रूल्स अप्लाई करने पड़े, क्योंकि वो मेरी इंटीग्रिटी पे आ गया ना। तो टीचर इसलिए है ना, इसलिए टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टीचर जो अच्छी बातें बोले उनको लिख लिया करो तुम्हारे बारे में, और जो नेगेटिव बोले उसको पीछे की तरफ कर दिया करो कि यार ये मेरे लिए थोड़ी बोला है, पीछे वाले के लिए बोला है। इस तरीके से तुम पॉजिटिव रह पाओगे। सिंघानिया जी तो आने वाले टाइम में बड़े इंडस्ट्रीज बनेंगे, है ना। 2-4 करोड़ का तुमको पैकेज चाहिए तो सिंघानिया जी को ज्वाइन कर लेना, तुम बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे लिखो, ये लिख लिया पूरा। नहीं, हॉट केमनोफोर में तो हीट लिखा रहेगा। केमनोफोर 3 हो गए अपने पास, एक केमनोफोर कोल्ड, एक हॉट, है ना, वो तो मेंशन रहते हैं। और अल्कोहल में सिंपल केमनोफोर लिखा है, मतलब हम क्या लेंगे, रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। अब एक और टेबल बनाओ। अब हमको लेना है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CrO3 इन डाइक्लोरोमीथेन, एक लेना है PCC, एक लेना है कॉपर हीट। PCC का पूरा नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अरे पवन यार, तुमने गर्मी ज़्यादा कर दी, तो ठंडा करना है इसको। तो लिखा आपने पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये अलग से लिख लो। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का स्ट्रक्चर है। ये जो मैंने अभी बनाया है, ये पिरिडीन है या पिरिडीनियम है? पिरिडीन। नियम मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया पिरिडीनियम। फिर क्लोरो और क्रोमेट हो गया CrO3। ये तीनों हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल बनाओ, 2 डिग्री बनाओ, 3 डिग्री बनाओ। इसको लिखो एक बार, फिर इसका मैकेनिज्म बताते हैं। और कितना टेम्परेचर कर दिया? 19। पहले कितना था? 26 था ना? हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा था। थोड़ी देर बाद फिर 22-23 कर देना यार। बोलो। अपन डिस्कस करेंगे। KMnO4 एट रूम टेम्परेचर है।
रूम टेम्परेचर इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। हॉट, ये KMnO4 रूम टेम्परेचर में टॉलिन में डाल दोगे तो क्या होगा? नो रिएक्शन। तो जो टॉलिन वगैरह के जो ऑक्सीडेशन होते हैं ना, उसके लिए हॉट KMnO4 मस्ट होता है ना। तो यहाँ अगर अपन हॉट KMnO4 भी कर देंगे अल्कोहल में तो बनेगा वही। चलो भाई, ये लिख लिया आपने पूरा। अब बताओ इनके क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। लास्ट वाला है हमारा कॉपर एंड हीट, है ना। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तीनों। तो माइल्ड में बताओ 1 डिग्री अल्कोहल का क्या बनेगा? एल्डिहाइड। पीसीसी में भी क्या बनेगा बताओ? एल्डिहाइड। कॉपर हीट में भी क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ये माइल्ड है ना। और 2 डिग्री में क्या बनेगा बताओ? कीटोन। कीटोन, कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या बनेगा? 3 डिग्री में पहले में नो रिएक्शन, दूसरे में भी नो रिएक्शन, और कॉपर हीट करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ड्यू टू स्ट्रांग हीटिंग लास्ट वाले में क्या होगा? डिहाइड्रेशन। ऑक्सीडेशन नहीं होंगे, उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। तो कॉपर हीटिंग, तो ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है ना उसका 3 डिग्री का, तो वो क्या करेगा? डिहाइड्रेट होकर एल्कीन बना लेगा, एलिमिनेशन हो जाएगा उसका। सिखाने दिखाई देने में दिक्कत तो नहीं हो रही? बड़ा लिखो थोड़ा, ठीक है। घर जा रहे हो क्या अभी? तो आना 15 अगस्त के घर पे आना, चाय वाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। वो 2-4 बच्चे और ले आना, वो आना चाहे साथ में। भाई क्या होता है कि वो जैसे वो पहले ज़माने में पालकी होती थी ना, कि पालकी में एक बैठता था, 4 आदमी उठाने के लिए चाहिए होते हैं। 4 आदमी ले आना साथ में, तुमको उठा के ले आएंगे। सिंघाना जी रॉयल आदमी है। अरे लिख लिया सबने? वहां नीचे लिखो आप कि ड्यू टू स्ट्रांग हीटिंग डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। लिखो ड्यू टू स्ट्रांग हीटिंग डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। तो ये आपको स्पेसिफिक याद रखना है कि कॉपर हीट करेंगे तो उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। आगे बढ़े। एक चीज नोट किया आपने कि जब CrO3 डाइक्लोरोमीथेन यूज करते हैं ना, तो बेसिकली ये एनहाइड्रस मीडियम है। एनहाइड्रस का मतलब फ्री ऑफ वाटर, है ना। और पिछले वाला टेबल देखना आप, पीछे वाले टेबल में डाइल्यूट H2SO4 है, यानी हाइड्रेटेड है। यानी एक CrO3 विद वाटर है और एक CrO3 विदाउट वाटर है। तो अगर अपन डाइल्यूट यूज करते हैं तब तो वो कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा? स्ट्रॉन्ग। और अगर हम डाइक्लोरोमीथेन यूज करते हैं तब कैसा होता है? माइल्ड। ये समझ में आ रहा है? इसका मैकेनिज्म एक बार एक्सप्लेन करते हैं ना। एक बार मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता देता हूं। जैसे हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें यूज किया हमने CrO3, है ना। पहला स्टेप क्या होगा? O का अटैक और पाई बॉन्ड ब्रेक, एडिशन होगा। इससे बन गया हमारे पास RCH2, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया O-। ठीक है, हमने पहले एडिशन कर दिया ना, ऑक्सीजन का अटैक करके एडिशन किया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस, मतलब बेसिकली उस पाई बॉन्ड के ऊपर हम लोग एडिशन कर रहे हैं। इससे बन जाएगा ये OH। मैं थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए इसको यहां लिख देता हूं
मतलब अब तक हमने क्या किया, O का अटैक Cr पे किया तो O पे माइनस आया और उसने H ले लिया, मतलब बेसिकली OH को हमने ऐड कर दिया इस पाई बॉन्ड के ऊपर, है ना, ऐड करके हमने ये बना लिया। अब आपको ये बताना है कि ये जो इंटरमीडिएट है ना, ये कन्वर्ट होके बनाता है एल्डिहाइड और साथ में क्या बनाएगा, क्रोमियम का ये पाई बॉन्ड, और यहां बनेगा OH, यहां भी बनेगा OH। ये वाला कैसे हुआ, लास्ट स्टेप बताओ कैसे हुआ। बोलो भाई। हाँ, कैसे एरो कैसे बनाया बताओ। मतलब अपन ऐसे समझ सकते हैं ना कि ये पाई बॉन्ड O पे शिफ्ट किया, तो O पे चार्ज कौन सा है, माइनस, Cr पे कौन सा चार्ज है, प्लस, और क्या होगा बताओ। इस पे प्लस आया तो ये सिग्मा बॉन्ड यहां चला गया, तो इस O पे प्लस आ गया, फिर क्या होगा, क्योंकि हमने ये H प्लस लिया है ना, तो ये पाई बॉन्ड बना लेगा यहां पे, या ऐसे समझे, इस पाई बॉन्ड ने यहां OH बॉन्ड बनाया, इस सिग्मा ने यहां पाई बॉन्ड बनाया, और ये सिग्मा Cr पे चला गया। तो देखो यहां से क्या बना, देखो ये पाई बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बन गया ना, और ये H यहां O पे लग गया, एडिशन हो गया, ये एल्डिहाइड बन गया। समझे आप, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया, CrO3 का रिडक्शन हो गया, एडिशन ऑफ H2 हुआ ना, इस पे रिडक्शन हो गया इसका, ठीक है। अब वाटर का रोल क्या है, देखो अगर सॉल्यूशन में वाटर है तो वाटर होने से क्या फर्क पड़ेगा, अगर हमारे पास वाटर है तो ये वाटर इस एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, एल्डिहाइड पे अटैक करके वो बनाएगा जैम डायोल, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ कि इस डायोल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है। अगर मैं बोलूं कि डायोल का ऑक्सीडेशन करो तो क्या बनाओगे, तुम इसका ऑक्सीडेशन कैसे करोगे, इसका अल्फा से H निकालोगे ना, उसके अल्फा से HH निकाल लिया, यानी अल्कोहल की जगह क्या बनाओगे, C डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा एसिड बन गया ना ये। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर CrO3 वाटर होगा ना डाइल्यूट, तो फिर मैकेनिज्म यहां से आगे डायोल बनेगा और इसमें H2 निकाला तो ये ऑक्सीडेशन होकर एसिड बन गया। और अगर वहां वाटर नहीं हुआ, डाइक्लोरोमीथेन वगैरह हुआ, तो उस केस में क्या होगा, एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाएगा, समझे आप। तो ये PCC है, CrO3 डाइक्लोरोमीथेन, ये एनहाइड्रस मीडियम है, यानी वो कभी भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं, वो सिर्फ अल्कोहल से क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। तो इसको लिखो मैकेनिज्म को एक बार। तो ये याद रखने वाली बात है कि जब CrO3 डाइल्यूट होगा तो स्ट्रॉन्ग, और CrO3 डाइक्लोरोमीथेन होगा तो माइल्ड, यानी एक 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड बनाएगा और एक 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड बनाएगा। और दूसरा याद रखने लायक बात यह है कि CrO3 डाइक्लोरोमीथेन PCC एनहाइड्रस है, वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। समझ गए भाई ऋषिराज, क्या क्या याद रखने लायक बात है बताओ, क्या क्या याद रखना है। हाँ वो नहीं होता, ठीक है, वेरी गुड। अभी जस्ट अभी 2 मिनट पहले जो डिस्कशन हुआ उसमें क्या क्या याद रखना है, या इस मैकेनिज्म से अपने को क्या क्या ध्यान रखना है। हाँ, पानी होगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पानी नहीं हुआ तो माइल्ड। आगे बढ़े भाई। अरे ये भाभी और पीछे बैठे हैं दोनों, लेवल 1 के लिए क्वालिफाई करते करते बचे हो अभी।
लिख लिया सबने? ये याद कर लिया? अब थोड़ा एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसको आगे करेंगे ऑक्सीडेशन को ना। अब प्रोडक्ट बनाओ आप, आपको बस प्रोडक्ट बनाना है। पीसीसी का पूरा नाम क्या था भाई? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। नहीं वो वेज है, इसको वेज कर दो इसको। आइसोप्रोपाइल लगा कैसे वेज? हो गया भाई?
हो गए सारे? पहले का क्या रहेगा भाई? पहले का तो हम कीटोन बना देंगे ना इसको, है ना, और दूसरे का पीसीसी डालेंगे तो बताओ क्या रहेगा? एल्डिहाइड, और आगे रिएक्शन नहीं होगी। तीसरे बताओ CrO3 डाइक्लोरोमीथेन डालेंगे तो ये बना एल्डिहाइड, और CrO3 डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो क्या होगा? ये बनेगा हमारा एसिड। थर्ड में बताओ, थर्ड में पीसीसी डालेंगे तो ये बन गया कीटोन, और ये वेज बन जाएगा ना। यानी अभी जो हमारा अल्कोहल है ना वो कायरल है, कोई सिमेट्री नहीं है ना इसमें, 2 कायरल सेंटर का कायरल है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बना ये भी कायरल है। बाद वाला कैसे कायरल है? ये वाला एक सिंगल कायरल सेंटर है ना इसमें, तो सिंगल कायरल सेंटर वाला हमेशा कायरल होगा क्योंकि उसमें सिमेट्री होगी नहीं। उससे याद आया, गूगल वाले बच्चों को मैंने लेक्चर का लिंक दिया था, तो क्या अफवाहें फैलाते रहते हो। सेकंड मैंने लिंक कर लिया, तुमने कंप्लीट कर लिया, बाकी लोगों ने कर रहे हो ना? अभी 19 तक करना है पूरा, 19 अगस्त। चलो भाई आगे बताओ। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को क्या बोलते हैं? ये आइसो ग्रुप और ये OH, ये बोलते हैं ना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कीटोन बनेगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? सेकेंडरी कार्बन और 4 कार्बन, ये होता है ना सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बनेगा कीटोन। और ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब, टर्सरी मतलब 3 डिग्री, और ये अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो नो रिएक्शन। समझ में आ रहा है ये? तो आपको जरूरी नहीं स्ट्रक्चर बना बना के देगा, आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर दे देगा, फेमस कॉमन नेम दे देगा। आगे बढ़े। एक और सवाल लिखो। एक सवाल था, अच्छा यार कहाँ गया? हाँ ये रहा। आपको बताना है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट विच अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन। इनमें से कितने रिएक्टेंट का आप डिहाइड्रोजनेशन कर सकते हो?
क्या आंसर रहेगा बताओ? 5 रहेगा? देखो आपको जैसे पूछा ना कि डीहाइड्रोजनेशन करना है, आप कोई भी रिएजेंट डाल ऐड कर सकते हो, है ना, आप रिएजेंट डाल के रिएक्शन कर सकते हो, है ना। तो जैसे या अपने को डेफिनेशन बताओ डीहाइड्रोजनेशन की, कि रिमूवल ऑफ H2, तो H2 निकाल के देखेंगे तो ये डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है ना। ऐसे ही बी में भी ये H2 रिमूव करें माइनस H2, तो ये डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है। और ये कौन करेगा? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा। सी में नहीं होगा, डी में भी होगा, क्योंकि इसका अगर अपन माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये एल्डिहाइड हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल है ना ये तो। ऐसे ही बताओ ई में 2 डिग्री अल्कोहल है, ये कीटोन बन गया। एफ में बताओ। हाँ, एफ में भी तो अपन डीहाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, और इसका क्या बना सकते हैं बताओ? बेंजीन। अब बताओ ये डीहाइड्रोजनेशन कौन कर सकता है? पीडीसी, सेलेनियम, सल्फर। आपको याद है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन? सल्फर हीट, ओनली पीडीसी। H2 पीडीसी तो क्या करता है? H2 ऐड करता है, और ओनली पीडीसी क्या करेगा? डीहाइड्रोजनेट करेगा, H2 निकाल देगा उसमें से। समझे आप? तो मतलब अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है अल्कोहल का, माइल्ड वगैरह हो रहा है, तो फिर वो भी डीहाइड्रोजनेशन है। या रिवर्स ऑफ हाइड्रोजनेशन, कीटोन का हाइड्रोजनेशन होता है, बेंजीन का होता है, एल्कीन का होता है। लिख लिया सबने? तो फाइनल आंसर कितना रहा इसका? 5 आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो। एक स्पेसिफिक रिएजेंट है MnO2। MnO2 के बारे में एक पॉइंट लिखो आप, इट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज्ड फॉर, अरे ये फिर लेवल 1 में बहुत सारे लोग जाने की ट्राई मार रहे हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। एलाइल या एलाइलिक दोनों हो सकते हैं। ये एलाइल ग्रुप का मतलब क्या होता है और बेंजाइल का मतलब क्या होता है? एलाइल मतलब कार्बन नेक्स्ट टू एल्कीन, अल्फा कार्बन ऑफ अल्कोहल। ये जो पूरा ग्रुप है ये होता है एलाइल। और बेंजाइल ग्रुप क्या होता है? कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, बेंजीन के अगले कार्बन को बोलेंगे बेंजाइल। इसमें ऐड करो पीसीसी, ये बनेगा एल्डिहाइड। इसमें ऐड करो पीसीसी, ये बनेगा एल्डिहाइड। मतलब ये स्पेसिफिक रिएजेंट है कि जैसे मान लो 2 अल्कोहल है, आपको एक का मैकेनिज्म, एक को ऑक्सीडाइज करना है, तो बताओ इन दोनों अल्कोहल में से किसका ऑक्सीडेशन करोगे? पहले वाले का या दूसरे वाले का? पहले वाले का। अपन इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं अल्फा ऑफ एल्कीन है, अल्फा ऑफ बेंजीन, है ना। वो एलाइल ग्रुप अल्फा ऑफ एल्कीन, अल्फा ऑफ बेंजीन, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा। एल्कीन के पास वाला अल्फा, उसका अगला कार्बन बीटा। स्पेसिफिकली यूज होता है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा अल्कोहल। लिखो इसको। वैसे तो दुनिया भर के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो फेमस हैं, अपने सिलेबस के हैं और अपने काम के हैं, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। एंटी ऑक्सीडेशन भी बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत सारे टैबलेट आते हैं ना एंटी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलता है ना बॉडी के अंदर, तभी तो एजिंग वगैरह दिखती है, बुढ़ापा आता है जल्दी।
जैसे फोर्थ में MnO2 यूज करेंगे तो बताओ किस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट वाले का या राइट वाले का? लेफ्ट वाले का होगा ना। ये भवी के जो आगे बैठे हैं ऑलमोस्ट 99% क्वालिफाई कर गए हो तुम। मैं चाह रहा हूँ रक्षाबंधन के पहले कोई प्रमोट ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है तुम जल्दबाजी में हो, फर्स्ट आना चाहता है। अपने इंडिया में प्रॉब्लम क्या बताए, जो शराफत दिखाया ना उसको अपन बेवकूफ़ समझते हैं, कहना बड़ा बेवकूफ़ है यार ये तो। जो चालाकियाँ दिखाया वो सही आदमी है। अपने यहाँ ये ट्रेडिशन है। क्यों भाई उपाध्याय जी, सही बोल रहा हूँ ना? जैसे आप किसी से अच्छे से बात करते हो, अच्छा बिहेवियर रखते हो, तो वो सामने वाला समझता है यार ये तो बेवकूफ़ आदमी है यार। आप उसे चालाकियों से बात करते हो तो उनको लगता है यार ये सही आदमी है नहीं है ना? लेकिन अपने को बदलना नहीं है दूसरे के हिसाब से। अपन बदल गए तो फिर अपन उनके इन्फ्लुएंस में आ गए। तो मेरी मदर है ना, मेरे को हमेशा बोलती है, तो क्या मेरे को बोलती है तेरे को ना लोग बेवकूफ़ बनाते होंगे। तो मैं कहता अच्छी बात है ना, बेवकूफ़ आपको बना रहे हैं, मतलब कुछ अच्छी बात है तभी तो बना रहे हैं। बड़ा उनको स्ट्रेस रहता है। तो कई बार है ना, कई बार ऐसे होते हैं, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा नाइस वे में बात करते हैं, तो उनको फिर पता चलता है कि 2 साल बाद उनका दूसरा बच्चा भी पढ़ने आ रहा है ना। तो ऐसा लगता है यार इसलिए नाइस बात कर रहे हैं कि उनके 2 बच्चे का है, उनको लगता है कि भाई नाइस बात करेंगे तो हमारे लिए नाइस रहेंगे। लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है कि तुम कैसी भी बात करोगे, मैं तो वैसे ही रहूँगा, चाहे आपके 1 बच्चे हो चाहे 10 बच्चे हो। ठीक है, 10 हो तो अच्छी बात है भाई, टर्नओवर बढ़ेगा ना मेरे बैंक का। तो जल्दी मैंने देखा लोग है ना अपने गरज के हिसाब से दूसरे लोगों से बिहेव करते हैं। ऐसे 90% लोग होते हैं, तुमको तो वही आइडेंटिफाई करने हैं 4-5, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी सिचुएशन, आपसे हमेशा अच्छा बिहेव करे। वो 5 आदमी चाहिए आपको ज़िंदगी जीने के लिए। 90 तो माहौल के हिसाब से नहीं होता। सबसे ज़्यादा सबसे खराब हालत पॉलिटिशियन की होती है। पॉलिटिक्स में देखा आपने, जैसे इलेक्शन होता है ना, तो उस समय दोनों जो खड़े होते हैं ना सामने लीडर्स, जैसे कोटा में इस साल मैंने देखा 2 लीडर्स खड़े, दोनों पे ज़बरदस्त भीड़ ही भीड़ एकदम, कि भाई हज़ारों लोग इनकी तरफ, हज़ारों इनकी तरफ। फिर जैसे ही एक जीतता है और जो हार जाता है ना, जो जीतता है ना, ऐसा लगता है कि पूरा शहर मतलब उनके फेवर में था। हर आदमी उनकी तारीफ करता है, हर आदमी उनको माला पहनाता है ये। और जो हार जाता है ना, उसको ढूंढना पड़ता है। वो पब्लिक एकदम से यू टर्न मार लेती है ऐसे। तो मैं सोचता हूँ यार नेता लोगों की कितनी बुरी बीती होगी यार। एक तो हज़ारों लोग उनके साथ, और जैसे ही वो हारे पब्लिक गायब, फिर जैसे ही जीते पब्लिक ऑन, है ना। उस लाइट ऑन ऑफ होती है ना ऐसे, कि जैसे क्लास में बच्चे ही बच्चे, एक दिन एक बच्चा ही नहीं आया हो, तो उनके साथ बहुत बुरा होता है। जीवन में ना तुम्हारे साथ बहुत बार होगा ऐसा, तुम राइज करोगे, भीड़ आएगी तुम्हारे पास, थोड़ा डाउनफॉल आएगा, भीड़ कम हो जाएगी, फिर राइज करोगे, फिर आ जाएगी। तो जब भीड़ आए ना, तो उस समय आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि यार मैं मतलब बड़ा शानदार हूँ, मतलब ये सब मेरे फॉलोअर बन गए, ये वो। आपको सोचना है कि आज थोड़ा टाइम ठीक है तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं, टाइम सही नहीं होगा तो कम लोग आ रहे हैं। तो आप जीवन में ना कभी भी मतलब डिप्रेस नहीं होंगे। कल को हमारा सौरभ IIT में बनेगा, IAS बनेगा, है ना। बिहार में IAS बन गया, गांव वाले सारे इकट्ठे होकर आएंगे, यार क्या सौरभ, हर गांव वाला बिहार के गांव वाला सौरभ का रिश्तेदार। फिर एक दिन सौरभ रिटायर हो जाएगा, तो सौरभ जब ट्रेन से उठेगा तो ट्रेन से उतरेगा, देखेगा भाई पब्लिक आ रही होगी बहुत सारी, पता चला 2-4 दोस्त और 2-4 रिलेटिव हैं, फिर देखा पीछे कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि अब तो सौरभ से कोई काम नहीं है। बात समझ गए सौरभ? तो हज़ारों लोग आएंगे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप दिल में उस चीज़ को वैसे नहीं करना है। तो कहाँ तक पहुँचे अपन? 4th। अब लास्ट लिखो। इसलिए अपने दोस्त, अपनी फैमिली ऑलवेज इंपॉर्टेंस देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। टाइम तो ऊपर नीचे होता रहता है। नियत सही है तो नियति बढ़िया रहेगी। चलो ये बताओ, फिनॉल और K2Cr2O7 से क्या बनेगा? बोलो भाई। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस किसका होगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा ना। तो हमारा जो फिनॉल है वो इलेक्ट्रॉन रिच है,
तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना उसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा। तो अगर आपने इसमें K2Cr2O7 डाला तो रिंग का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये बनेगा पैरा बेंजोक्विनोन। और रेडॉक्स रिएक्शन में स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट नहीं लगते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है, कोई गेन करता है ना, ये लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो जितना एक्टिवेटेड रिंग होगा उसका रिंग का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर हम एक OH की जगह 2 OH लगा दें, इसमें K2Cr2O7 डालें, तो बताओ क्या होगा। ये और एक्टिवेटेड रिंग हुआ या लेस एक्टिवेटेड या मोर एक्टिवेटेड? मोर एक्टिवेटेड। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, अब भी रिंग का ऑक्सीडेशन हो गया, बनेगा पैरा बेंजोक्विनोन। ये नॉन एरोमेटिक होते हैं, क्विनोन ये नॉन एरोमेटिक है, ये दोनों CO लोकलाइज होते हैं ना, तो क्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोर एक्टिवेटेड रिंग इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन। लिखो इसको। ये मैंने आपको एरोमेटिसिटी में एक चीज बताई थी कि ये क्विनोन जितने भी होते हैं नॉन एरोमेटिक, दिखता है ये एंटी एरोमेटिक है ना, कि पाई बॉन्ड ब्रेक करो प्लस प्लस बनाओ, वो नहीं बनाएंगे। 2 C डबल बॉन्ड वो लोकलाइज होंगे। 2 CO कब ब्रेक करते हैं तो वो एरोमेटिक बन रहा हो। समझे आप? इसको लिखो जरा। फिनॉल हाईली एक्टिवेटेड रिंग है, इसका ऑक्सीडेशन इजीली कर सकते हैं। और अगर आपको ऑर्थो बेंजोक्विनोन बनाना हो तो ये रिसोर्सिनॉल ले लो, नहीं रिसोर्सिनॉल नहीं, सॉरी, कैटिकॉल। अब ये बताओ, कैटिकॉल में अगर मैंने K2Cr2O7 डाल दिया तो बताओ क्या बनेगा? रिंग का ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा ऑर्थो बेंजोक्विनोन। कैसा है हमारा ऑर्थो बेंजोक्विनोन? एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? नॉन एरोमेटिक है। समझे भाई? लिखो इसको। ये फर्स्ट वाला तो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, 1-2 बार बोर्ड में पूछा भी है कि हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल टू क्विनोन। बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना है। आगे बढ़े, तीनों एग्जाम्पल लिख लेना है। 2 ही डाउट होते हैं इसमें कि हमने एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक कैसे बना दिया। तो एरोमेटिक टू नॉन एरोमेटिक क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स में स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट नहीं लगते हैं। स्टेबिलिटी कब लगती है? जब कैटायंस वगैरह बनते हैं तब लगेगा स्टेबिलिटी। रिडॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा गेन करता है। और दूसरा हमारा क्विनोन जो है वो हमारे नॉन एरोमेटिक है। हो गया भाई? आगे बढ़े। अब एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम सारे ये कन्वर्जन करेंगे। इनके नाम लिख लेना, पैरा बेंजोक्विनोन, और इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो बेंजोक्विनोन। अब एक इंपॉर्टेंट टेबल है जो काफी यूजफुल है अपने लिए। आपको ना जैसे ये बोर्ड को पूरा एक पेज मान लो, है ना, पेज के सेंटर पे लिखना है ऐसे। देखो आपको करना क्या है, जैसे मैंने इथेन बनाया, इसका ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल, मतलब पेज का जो सेंटर है ना वो यूज करना है अपने को। सेंटर के लेफ्ट एंड राइट, बीचों बीच हिंदी में। अब करना क्या है, देखो जैसे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, बैकवर्ड क्या हो रहा है? रिडक्शन।
अब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। सपोज करो हमको एल्डिहाइड से एसिड जाना है, वो कैसे जाएंगे, है ना? हाउ विल यू कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल टू एसिड? हाउ विल यू कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड? हाउ विल यू कन्वर्ट एल्केन टू अल्कोहल, है ना? फिर आपको बैकवर्ड भी बताना है, ये कन्वर्जन कैसे करेंगे, ये कन्वर्जन कैसे करेंगे, ये कन्वर्जन कैसे करेंगे, एल्डिहाइड से एल्केन कैसे करेंगे, और एसिड से एल्केन कैसे करेंगे। तो पहले जरा ऑक्सीडेशन वाले बताओ, ऊपर वाले बताओ, ऊपर वाले बताओ कैसे करेंगे। अच्छा, हमको 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना, तो इसमें पीसीसी या कॉपर हीट कर देंगे या CrO3 डाइक्लोरोमीथेन कर देंगे, ठीक है। और 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड जाना है, स्ट्रॉन्ग K2Cr2O7 या S2CrO4, है ना? समझे आप? एल्केन का अपन डायरेक्टली अल्कोहल नहीं बना सकते ना, डायरेक्ट एल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एल्केन में पहले आपको करना पड़ेगा हैलोजिनेशन, तो H हट के Cl आ जाएगा, फिर Cl की जगह आप OH लगा सकते हो, एक्वस के OH SN2 से, है ना? और ये कैसे करोगे? एल्डिहाइड से एसिड, पीसीसी तो डाल नहीं सकते ना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसमें आप KMnO4 डाल दो, K2Cr2O7 डाल दो, S2CrO4 डाल दो, CrO3 डाइल्यूट एसिड डाल दो, है ना? अब रिवर्स करना है, ये बताओ एल्डिहाइड से अल्कोहल, ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना ये। तो कैसे करेंगे? सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर देंगे। ऐसे ही आपको एसिड से अल्कोहल आना है, मान लो एसिड से अल्कोहल कैसे आएंगे बताओ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये एल्डिहाइड से एल्केन कैसे आओगे? अच्छा, ये कैसे आओगे? एसिड से एल्डिहाइड, ये आप आ सकते हो डिवाल एच से। डिवाल एच जो है ना, प्योर एसिड को भी एल्डिहाइड में बदल सकता है। अब मुझे ये बताओ एल्डिहाइड से एल्केन कैसे आएंगे? हाँ, रेड PHI से आ सकते हैं, है ना? एसिड से सीधा एल्केन आना है, वो एक रेड PHI से आ सकते हैं। और वो एल्डिहाइड से एसिड एल्केन कैसा होगा? एल्डिहाइड से एल्केन, वाह बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये वुल्फ किस्ना क्लेमेंसन से आ सकता है ना भाई? वुल्फ किस्ना क्लेमेंसन में क्या होता था? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, जिंक एमलगम HCl से एल्डिहाइड कीटोन से बना सकते हो एल्केन। और कौन सा रह गया? अल्कोहल टू एल्डिहाइड तो हो गया ना, पीसीसी। हाँ, इस अल्कोहल से एल्केन, ये कैसे आएंगे? रेड PHI से तो सारे आ सकते हैं अपने ना। वो रेड PHI तो अपना लास्ट में, मैं सोचता हूँ अदर देन रेड PHI अपन डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। पहले आपको यहाँ पे जैसे PCl5 डाल दिया तो PCl5 से Cl लग गया, फिर NaBH4 डालो तो उसका हाइड्राइड रिप्लेस कर देगा इसको। एक तरीका तो वो है, डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट तो रेड PHI से ही होगा। ये बनाओ इस टेबल को। इस टेबल के अलावा है ना, एक चीज आप इस टेबल के बाद लिख लेना, मैं फिर भूल जाऊंगा, पहले बता देता हूं आपको। अगर मैं आपको एल्केन में KMnO4 डालने को बोलूं, एल्केन KMnO4 में क्या रिएक्शन होती है? नो रिएक्शन। एल्केन के ऑक्सीडेशन नहीं होते हैं। द ओनली एल्केन विच इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में अगर आपने KMnO4 डाल दिया तो H हट के क्या लगेगा बताओ? OH। अब आप मुझे बताओ कि ये जो H है ना, ये बहुत इजीली हाइड्राइड देता है, तो इसका हाइड्राइड इजीली देने का टेंडेंसी क्यों है? हाँ, अगर आप इसमें HF डाल दोगे ना, HF, तो इसका H+ और इसका H-
H2 गैस इवॉल्व कर लेता है। ये समझ में आ रहा है H2 गैस इजीली क्यों दे रहा है? क्योंकि कैटायन हैविंग 9 अल्फा है, 3 डिग्री में भी 9 अल्फा वाला कैटायन बनता है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट एक ही एग्जांपल है जिसमें एल्केन का ऑक्सीडेशन होता है ना। लेकिन वो एक दो बार मेंस वगैरह में उन्होंने मीथेन की जगह इथाइल लगा दिया और ऑक्सीडेशन करवा दिया। वैसे प्रैक्टिकली एग्जांपल तो एक ही है। तो आप बस याद रखो कि 3 डिग्री हाइड्रोजन का हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं KMnO4 से, बाकी दूसरे एल्केन का नहीं कर सकते, है ना। ये आपको टेबल के नीचे लिखना है, पहले टेबल बनाओ। क्लेमेंसन वुल्फ किस्नर याद है? हाँ, उसका मैकेनिज्म मैंने नहीं बताया था, डायरेक्ट बताया था। जिंक एमलगम HCl से एल्केन बनता है, हाइड्रोजीन KOH हीट वुल्फ किस्नर। सिंघाना जी, अब मेरे को हल्की हल्की भूख लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि काजू खाया जाए या मूंगफली खाया जाए या कुछ चने खाए जाए, क्या बोलते हो? फ्रूट तो इस मौसम में सही नहीं रहेगा यार। तो मान लो एज्यूम करो कि तुम मेरी जगह हो, तो तुम क्या खाना पसंद करोगे? एक तुम लोगों को प्लास्टिक की बॉटल वगैरह यूज़ करना बंद कर देना। अभी तुमने रिसर्च में पढ़ा नहीं, नया आया जो, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था। अभी 4 दिन पहले ही टाइम्स में एक पूरा आर्टिकल आया था, एक रिसर्च हुई जिसमें प्लास्टिक की जो बॉटल्स है ना, वो खैर दुनिया को पहले से ही पता है, प्लास्टिक की बॉटल में जब ज़्यादा देर तक पानी रहता है तो वो माइक्रो प्लास्टिक्स पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं और फिर हमारी बॉडी में जाते हैं। वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, हार्मोन चेंज करते हैं और ख़तरनाक बीमारियाँ का कारण बनते हैं। कांच में भी होता है, कांच की बोतल में इमीडिएट रख के पी लिया तब तो नहीं होता है, लेकिन उसमें भी लॉन्ग टाइम रखते हैं ना, तो वो कांच का इम्पैक्ट भी नेगेटिव आता है। तो सबसे अभी तक के स्टडी के हिसाब से सबसे बढ़िया कौन सी चीज़ है? पानी। हाँ, कॉपर में भी रख के पी सकते हैं, कॉपर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। सबसे बढ़िया है शानदार स्टील। समझ गए भाई? कोई महंगी तो है नहीं ना, बॉटल तो चेंज करनी है। अभी जाओगे ना, महंगी मतलब हमारे जान से ज़्यादा थोड़ी महंगी है। तो किसी को गिफ्ट देना हो तो बॉटल देनी है कौन सी? स्टील वाली। और जिससे हमारी बनती नहीं हो उसको कौन सी गिफ्ट देनी है? प्लास्टिक वाली। क्या यार, बहुत याद आ रही थी तेरी यार, मतलब तुम पानी पी नहीं पाता है। प्लास्टिक में भी हल्का वाला है ना, ताकि वो ज़्यादा डिजॉल्व हो तेजी से, और फिर हर साल उसको पूछते रहना है, ठीक है? तो ऐसा मैंने ना मतलब सुना था, मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, कि नीता अंबानी सुबह उठते ही 1.5 लाख रुपए की गोल्ड की एक टी पीती है ना, मतलब स्पेशल वो ग्रीन टी है जिसमें गोल्ड वगैरह, तभी वो अभी इतनी एज में, लेकिन दिखती नहीं हो इतनी एज में, बहुत एनर्जेटिक। 1.5 लाख रुपए की चाय। सिंघानी जी, मैंने भी सोच लिया यार, मुकेश अंबानी के 1/10 ऑफ वेल्थ मेरे पास हो जाएगी ना, तो फिर मैं भी वही वाली चाय पीऊंगा सेम यार। अपन तुम ही आ जाना, तुम्हें पिला दूंगा यार, कि तुम्हारे दोस्त को लेके आना, इसको अपन नॉर्मल वाली चाय पिलाएंगे, दूध वाली। अपन दोनों पियेंगे 1.5 लाख वाली, उसको 1.5 रुपए वाली। क्या भाई, लिख लिया सबने? हेल्थ और एजुकेशन में कभी भी पैसा खर्च करने के पहले सोचना मत, दिल खोल के खर्च करना। हेल्थ एंड एजुकेशन, कोई चीज़ मिल रही हो कि हमारे जेब में 100 रुपये हो और ये 50 रुपये की चीज़ है, नहीं मार्केटिंग से नहीं, मतलब रियली पता हो अपने को कि 50 रुपये की चीज़ है, 70 रुपये का स्लाइटली बेनिफिट है, तो 70 वाली लेनी है अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं।
समझे भाई? बॉडी नहीं रहेगी तो फिर क्या रहेगा? क्या भाई सुन रहे हो सब? किन दो चीजों में पैसा हमेशा दिल खोल के खर्च करना है? एजुकेशन में और हेल्थ में। नहीं तो तुम इतनी सारी प्रॉपर्टी बनाओगे, इतना पैसा बनाओगे, तुम खर्च भी नहीं कर पाओगे उसको। तुम 10% भी खर्च नहीं कर पाओगे। सिर्फ वो सोच का फर्क है। अच्छा मुझे देके जाओगे, मैं कौन सा यहाँ परमानेंट रह रहा हूं? समझ में आया भाई? इसलिए राजस्थान में क्या होता है पता है? राजस्थान में अगर फैमिली फाइनेंशियली वीक भी है ना, जैसे हम लोग काफ़ी फाइनेंशियली वीक थे, लेकिन हमारी मदर कोशिश करती थी कि ज़्यादा ज़्यादा इनको घी खिलाया जाए। भाई और कुछ नहीं तो घी तो खिला सकते हैं ना। तो ननियाल में गायें थी तो वहाँ से घी आता था, तो घी खूब खाते थे हम, तो है ना। घी और सर्दियों में क्या खाते थे? बाजरा। और हमारे ननियाल में एक छोटा सा बांध है, उसके नीचे गेहूँ होते थे, ऑर्गेनिक, अब समझ में आया, ऑर्गेनिक गेहूँ होते थे बिना फर्टिलाइजर के, तो उसकी रोटी बनती थी। तो मतलब वो कोशिश करती थी कि भाई इनको बढ़िया से बढ़िया खिलाया जाए। और तुम तो यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनी लीड करोगे, करोड़ों रुपए तुम्हारे पास होंगे, और उस समय तुम जाके मतलब चिंदी चोरी करोगे ना, तो यार मैं मिलूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, है ना। मतलब अपने पास बहुत सारे पैसे हैं और अपन सोच रहे हैं कि यार सस्ते से सस्ता कौन सा खरीदना है। ऐसा नहीं सोचना है कि महंगे से महंगा कौन सा खरीदें, दुनिया का बेस्ट घी कौन सा है वो खरीदें। बात समझ में आई? चलो ये लिख लिया पूरा, इसका आगे वाला नोट कर लिया। ये वाला लिखो। कितने लोग ऐसे हैं जिनके सिस्टर नहीं है, मतलब सिर्फ भाई भाई हैं? अच्छा। और कितने ऐसे हैं जो इकलौते हैं, बस एक ही हैं, मतलब ना भाई है ना बहन है, मैं ही हूँ बस। अच्छा इतने लोग तुम इकलौते हो। अच्छा। और बिना बहन वाले कितने थे जिनकी सिस्टर नहीं है? अच्छा ओके वेरी गुड। गर्ल्स में कितने हैं जिनके मतलब ओनली गर्ल्स ही गर्ल्स है, भाई नहीं है, मतलब अकेले ही हो भाई नहीं? अच्छा ठीक है। तो तुम समझ गए ना भाई? जिनके बहनें नहीं है उनको ये नहीं सोचना है कि हमारी बहन नहीं है। अपने बैच में इतनी सारी गर्ल्स है, किसी एक को बहन बना लो। अरे सिंगाना जी अपन कितने हैं? 2 है ना अपन, बड़ा भाई है। तो सिस्टर नहीं है तुम्हारे भी? तो यार बना लो किसी को सिस्टर। हाँ सुबह 8 बजे प्रोग्राम होता है ना। कल 78 इंडिपेंडेंस डे है ना, 78 वाला। हाँ ज़रा लड्डू उड्डू खिलाते हैं और समोसा भी खिलाते हैं। लेट आने वालों को ठंडा समोसा खिलाते हैं, जल्दी आने वालों को गर्म खिलाते हैं। क्या भाई लिख लिया सबने? चलो फिर मिलते हैं अगली बार। आप सबको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं। ठीक है, ओके भाई, जय हिंद।